हेलो। एक बार फिर से आप सभी का आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। वेलकम। सीएचओ की क्लास आज के लिए आज की जो क्लास है वो सीएचओ के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जो आने वाले सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो फर्स्ट जो है आपके आईक्यू नर्सिंग क्लासेस का फर्स्ट क्वेश्चन है सीएचओ सब्जेक्ट्स का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट का, जो सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और इस चैनल पे बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। ये तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? ए डब्ल्यूएचओ, बी पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? सभी आंसर के लिए गेस करें, आंसर क्या होगा। हिंदी में मैं इसका मीन्स बता देता हूँ। पानी की आपूर्ति का नियंत्रण व सुनिश्चित करने के लिए कि वे शुद्ध और स्वस्थ है। ये स्टेटमेंट पानी की आपूर्ति का नियंत्रण करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि वह शुद्ध है, कि जो वाटर सप्लाई इंश्योर दैट प्योर और होलसम, शुद्ध है और स्वस्थ है। ये किसका स्टेटमेंट हो सकता है? तो ये आप आंसर बताएं। ए इसका आंसर, ए डब्ल्यूएचओ, बी पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, डी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, सी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डी वाटर सप्लाई ऑफ डिपार्टमेंट। तो इसका जो आंसर है, ए का मतलब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और बी जो है प्रदूषण नियंत्रण, जो पॉल्यूशन का मतलब है प्रदूषण नियंत्रण विभाग। पॉल्यूशन का मतलब हो गया प्रदूषण, प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है वो हो सकता है स्वास्थ्य विभाग। और वाटर सप्लाई का मतलब यहाँ जल, जल सप्लाई करने वाला विभाग। तो जो वाटर प्योर और स्वस्थ के लिए हमेशा डब्ल्यूएचओ बोलते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ है वो क्या है? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वाटर, इसके अकॉर्डिंग क्या ये स्टेटमेंट ये होता है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग वाटर जो है वो प्योर होना चाहिए और वो स्वस्थ होना चाहिए पीने के लिए। और जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है वो, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। जेनेवा, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा का अंदर है। और डब्ल्यूएचओ की और थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ आपको। डब्ल्यूएचओ जो है वो कब मनाया जाता है? डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल, 7 अप्रैल और 1948, 1948 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। 7 अप्रैल 1948 के अंदर, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ। ये कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसको डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद में जिसका हेड है, इसका हेड है अभी जो वो है टेट हाँ, टेड्रोस, टेड्रोस करके जो है वो इसका हेड है। टेड्रोस एडनोम, टेड्रोस एडनोम करके इसका जो है टेड्रोस एडनोम। टेड्रोस एडनोम है इसका हेड है। टेड्रोस एडनोम इसका हेड है। उसके बाद में नेक्स्ट
जो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो ये जेनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ। इसको लगभग और इसका जो अभी जो है सॉरी इसका जो हेड है वो है टेड्रोस एडनॉम। टेड्रोस एडनॉम इसका हेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसका जो राइट आंसर है WHO, इसका ए आंसर है राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है production of any object by an individual or institute and the all pollutions that object or activity might cause throughout its life cycle come under the principles of। तो इसका ए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडल ऑफ ग्रेव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्चार्ज एंड इमल्सन परमिट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बेसिक लाइफ एमिनेट्स, बेसिक लाइफ एमिनेट्स। तो इसके अंदर जो है राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा मैं इसका हिंदी में मीनिंग्स और बता देता हूँ। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल व्यक्ति और किसी संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूट्स द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन और उसके पूरे जीवन चक्र में वस्तु या गतिविधि से होने वाले सभी दुष्प्रभाव किस सिद्धांत पर काम करते हैं। उसके जीवन चक्र में वस्तु या गतिविधि से होने वाले, जीवन चक्र में वस्तु या गतिविधि से होने वाले दुष्प्रभाव किस सिद्धांत पर अंतर्गत आते हैं, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा सिद्धांत होगा, इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, जो इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल हो सकता है, कौन सा सिद्धांत हो सकता है। इसके अंदर जो सिद्धांत है वो होगा आपका बी आंसर इसका राइट होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ जो है ग्रेडल ऑफ ग्रेव्स, ग्रेडल ऑफ ग्रेव्स जो है प्रिंसिपल, उस सिद्धांत पर ये काम करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग होती है। सबसे पहले क्या होते हैं जो है रॉ मटेरियल, ये इस सिद्धांत के अंदर जो पहले सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल है। उसके बाद के अंदर रॉ मटेरियल क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में उसका यूज करते हैं और यूज करने के बाद में इसको क्या करते हैं डिस्पोजेबल कर देते हैं। इसको यूज करने के बाद में इसको डिस्पोजल कर देते हैं। सॉरी, 1 मिनट, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। डिस्पोजल कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। तो डिस्पोजल करने के बाद में वापस जो है वापस रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो ये एक साइकिल चलता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपका डिस्पोजल करते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, साइकिल के अंदर रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में उसकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग के करने के बाद में उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या डिस्पोजेबल कर देते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ये क्रडल और जो ग्रेव्स है वो इसका प्रिंसिपल होगा। ये उस प्रिंसिपल के अंदर आते हैं जिसके अंदर पूरे जीवन चक्र में वस्तु या गतिविधियों से होने वाले सभी प्रदूषण
किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो वो क्रेडल और ग्रेव्स के अंदर आते हैं। ये जो है इसका आंसर है बी, आंसर इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट, ओवर क्राउड हाउस कोज, ओवर क्राउड जो हाउस है उसके कारण क्या हो सकता है? जो ओवर क्राउड हाउस है उसके कारण क्या क्या हो सकता है? तो तीसरा है ओवर क्राउड हाउसेस कोज बाय, तो जो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियोवैस्कुलर, कंजेनाइटल या रेस्पिरेटरी या स्किन प्रॉब्लम्स। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, पीपल्स ज़्यादा रहेंगे, पीपल्स ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ क्या होगा? पीपल्स ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे वहाँ पे बीमारियाँ भी अधिक होगी। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ बीमारियाँ अधिक होती है, वहाँ डिजीज़ भी अधिक होती है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ डिजीज़ेज़ ज़्यादा होगी, बीमारी ज़्यादा होगी। तो बीमारी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है? तो मोस्टली जो ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी, आरटीआई की प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की डिमांड है वो नहीं होगी। उसके बाद में ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से कोई रिलेशन नहीं है, गैस्ट्रिक से कोई रिलेशन नहीं है, गैस्ट्रो वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कार्डियोवैस्कुलर कोई नहीं होगी, हार्ट की डिजीज ज़्यादा लोगों के साथ रहने से कुछ नहीं होता है, कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्राउड एरिया में रह रहे हो तो रेस्पिरेटरी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टीबी की बीमारी हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। ये क्या है? रेस्पिरेटरी वाली बीमारी एक दूसरे से भी फैलती है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी ये बीमारियां फैलती है एक दूसरे में। तो ज़्यादा क्राउड एरिया रहने से वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की डिजीज ज़्यादा होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेफ वाटर। सेफ वाटर इज क्या है? तो मतलब सेफ वाटर क्या होता है? तो सेफ वाटर है, सेफ वाटर क्या होता है? तो सेफ वाटर यानी साफ पानी। सेफ वाटर का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के फ्री फ्रॉम हार्मफुल, ऐसा वाटर जो हार्मफुल फ्री हो, प्लीजेंट ऑफ टेस्ट और अनस्टेबल ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, और वो डोमेस्टिक पीने का पानी और पीने योग्य पानी जो होता है वो सेफ वाटर होता है। जो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, और वो हार्मफुल केमिकल से फ्री होना चाहिए, तभी वो अच्छा वाटर है। प्लेजेंट और टेस्ट, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर इसका आंसर जो है राइट आंसर है वो डी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट ये जो क्लास देखने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, इन नॉर्मल सॉइल्स द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स। जो कंटामिनेंट्स हैं उनके अंदर सामान्य मिट्टी में कुएं और दूषित पदार्थों के स्रोत के बीच में न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो पूछा है। तो इसके अंदर शुड बी नेवर देन लेस 15 मीटर्स, शुड बी नेवर देन 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, शुड नेवर बी मोर देन 15 मीटर, शुड बी मोर देन 10 मीटर। तो इसमें लेस देन होगा या मोर देन होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये दो ऑप्शन सेम हो रहे, बट इसमें एक में पूछा है मोर देन और एक में पूछा है लेस देन। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, मोर देन मतलब ज़्यादा है, लेस देन मतलब कम है। तो 15 मीटर से कम है या ज़्यादा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा आपका, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मीटर।
लेस देन 15 मीटर, शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके शुड नेवर बी, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी भी 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 15 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है उसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, कुएं और दूषित पदार्थों के स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो वो ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, डिजीज कोज बाय इंसेक्ट वेक्टर, disease caused by insect vectors, especially mosquitoes that breeds or feed near water। जो रोगवाहक कीट विशेष रूप से मच्छर जो पानी के आसपास प्रजनन करते हैं या फीड करते हैं के कारण होने वाले रोग। तो इनके कारण होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं? जो छठा नंबर क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन है, डिजीज कोज बाय द इंसेक्ट वेक्टर स्पेशली मॉस्किटोस फीड्स ऑन वाटर। जो रोगवाहक कीट होते हैं यानी इंसेक्ट वेक्टर्स यानी रोगवाहक कीट विशेष रूप से मच्छर जो मॉस्किटोस होते हैं, ये पानी के पास प्रजनन करते हैं एंड दे फीड करते हैं, और उसके कारण जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है? वाटर वाश डिजीज होती है, या वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, या दोनों हो सकती है, या दोनों नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो वाटर जो है वाटर बाउंड डिजीज होती है। इसके वाटर रिलेटेड डिजीज हो सकती है। जो इसका आंसर जो राइट होगा वो उसका आंसर जो राइट है वो है बी आंसर, इसका जो राइट है ये वाटर डिजीज है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती है। कुछ होती है वाटर बॉर्न डिजीज और कुछ आती है वाटर वॉश डिजीज। तो ये अलग अलग डिजीज है। तो इसके अंदर जो है वो है सबसे पहला वाटर वॉश डिजीज कौन सी होती है? तो वाटर वॉश डिजीज जो होती है वो होती है इसके बीज होती है, इसके बीज और हो सकती है आपके इसके बीज हो सकती है, और ट्रेकोमा हो सकती है। ट्रेकोमा, एक ट्रेकोमा डिजीज होती है, ट्रेकोमा वाटर वॉश डिजीज जो है ट्रेकोमा हो सकती है। जो लाइस जो जूं होती है उसके द्वारा लाइस और टिक बॉर्न डिजीज हो सकती है। लाइस और टिक बॉर्न डिजीज, TICK, टिक बॉर्न डिजीज, टिक बॉर्न डिजीज ये क्या हो सकती है? ये सारी डिजीज है, ये जो सारी डिजीज है ये वाटर वॉश डिजीज है, ये वाटर वॉश डिजीज है। अब है वाटर बॉर्न डिजीज या वाटर रिलेटेड डिजीज बोल सकते हैं इसको। वाटर रिलेटेड डिजीज जो होती है वो होती है आपके मलेरिया, मलेरिया हो सकती है, मलेरिया हो सकती है, फाइलेरिया हो सकती है, फाइलेरिया हो सकती है, येलो फीवर हो सकता है, येलो फीवर, येलो फीवर ये क्या हो सकती है? वाटर रिलेटेड डिजीज है। मलेरिया, फाइलेरिया ये वाटर रिलेटेड इंसेक्ट के द्वारा हो सकती है। या इसको वाटर बॉर्न डिजीज, अगर पर्टिकुलरली वाटर बॉर्न डिजीज पूछे, वाटर बॉर्न डिजीज पूछे, बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज पूछे तो वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर आपके आ सकती है, वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर है कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड, टाइफाइड, कोलेरा, टाइफाइड ऐसी जो है डायरियल डिजीज, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। और ये जो है वाटर वॉश डिजीज है, वो इसके बीच ट्रेकोमा, लाइस एंड टिक डिजीज, इनसे जुड़ने वाले डिजीज। और वाटर रिलेटेड डिजीज जो इंसेक्ट्स के द्वारा हो सकती है वो मलेरिया, फाइलेरिया, येलो फीवर्स ये हो सकती है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो है वाटर रिलेटेड डिजीज बी। अभी नेक्स्ट है आपका SODIS रिलीव्स ऑन टू किल बैक्टीरिया। सबसे पहले आपको इस सोडिस का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो
So this relief on to kill bacteria. Chemical treatment, B sun energy, C रेडिएशन और डी नॉन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका मतलब आ रहा है तो इसका आंसर आपको 100% आ जाएगा। तो सबसे पहला SODS का मतलब है यहाँ पे सोलर वाटर डिसइंफेक्शन इज ए वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स। तो ये सोलर वाटर डिसइंफेक्शन इसका मतलब होता है सोलर वाटर डिसइंफेक्शन। सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, ये सोलर वाटर डिसइंफेक्शन इसका मतलब होता है। तो सोलर से यहाँ मतलब हो गया, सोलर तो सन से है, सन एनर्जी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। सीधा सीधा सिंपल आंसर है इसका, राइट आंसर होगा डी। जो सोलर वाटर डिसइंफेक्शन जो क्या करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर फील इनटू द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल्स और फुल इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। तो ये क्या है, सनलाइट से जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, तो इसके द्वारा किया जाता है। ट्रीटमेंट मेथड है ये सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, सिंपल मेथड है जो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और जो ड्रिंकिंग वाटर है उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये यूज में किए जाते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर है उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जो पीने योग्य वाटर है उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, सनलाइट का यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, इनका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सन एनर्जी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका 8 नंबर है पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर। पोटेशियम परमैंगनेट है उसका इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ऑफ, किसके लिए इसका यूज किया जाता है, पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है यानी KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। किसका डिसइंफेक्टेंट यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो सर इसका ए फ्रूट एंड वेजिटेबल, बी वाटर, सी एयर, डी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल को डिसइंफेक्शन करने के लिए केमनोफोर का यूज किया जाता है। केमनोफोर जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ये भी पूछ सकते हैं। इट इज ए पर्पलिश ब्लैक क्रिस्टलाइन साल्ट। ये जो साल्ट होता है वो पर्पलिश ब्लैक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल कलर का क्रिस्टलाइन साल्ट ये केमनोफोर ऐसा होता है। इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज जो वेट ड्रेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। वेट ड्रेसिंग करनी हो, किसी की वेट ड्रेसिंग करनी हो तो इसका KMnO4 का यूज किया जाता है। वेट ड्रेसिंग, वुंड ऑफ द स्किन सरफेस, ब्लिस्टर और उजिंग पस हो रही हो तो भी KMnO4 का यूज किया जाता है। उजिंग पस वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो फ्रूट और वेजिटेबल होगा, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए जाता है। और इसका फॉर्मूला KMnO4 होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद में ये जो है पर्पल ब्लैक क्रिस्टलाइन साल्ट होते हैं और वेट ड्रेसिंग और रूटिंग पस के लिए इसका ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। उसके बाद में ये फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एथिलिक फूड्स, इम्पिटिगो आदि में इसका यूज भी किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का आदि में यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है OTA is used for, OTA is used for ortho
ऑर्थोटोलनाइट arsenite test is used for determine। तो ये टेस्ट OTA जो टेस्ट होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? टेस्ट तो इसका यूज जो किया जाता है अमाउंट फॉर फ्री फ्रॉम क्लोरीन रेजिडुअल पीएच वाटर को कम करने के लिए, ट्रिब्यूटरी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? आप सभी गैस करें। OTA क्या हो सकता है? ऑर्थोटोलनाइट arsenite टेस्ट किसके लिए यूज होता है? OTA टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, किसके डिटरमाइन के लिए इसका यूज किया जाता है? तो अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेजिडुअल्स पीएच और ट्रिब्यूटरी ऑफ वाटर और ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा अमाउंट ऑफ फ्री क्लोराइन रेजिडुअल्स। अमाउंट ऑफ फ्री क्लोराइन रेजिडुअल इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो द कैरी दिस इज कैरी आउट फॉर फाइन प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्री क्लोरीन और क्लोरामाइंस। ये क्लोरीन्स और क्लोरामाइंस को फ्री इन वाटर्स, बोथ जो होते हैं क्लोरीन और क्लोरामाइंस, क्लोरामाइंस इनको फ्री करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरामाइंस इन वाटर। और एडिशन ऑफ रिगेंट्स ऑर्थोलाइन टेस्ट 10% HCl, 10% HCl और इसके अंदर मिलाते हैं। इसके बाद में ये जो टेस्ट है ये क्लोरीन रेजिडुअल को फ्री करने के लिए इसका अमाउंट का यूज किया जाता है। इसमें एक ऑर्थोलाइन टेस्ट भी होता है, ऑर्थोडोलाइन टेस्ट और ऑर्थोलाइन आर्सेनाइड टेस्ट भी होता है। दो टाइप के होते हैं ये टेस्ट। सिंपल ऑर्थोलाइन यानी OT टेस्ट भी होता है, सीधा इसको बोल सकते हैं OT ऑर्थोलाइन टेस्ट, और ये आर्सेनाइड टेस्ट भी होता है। तो ये फ्री क्लोरीन और क्लोरामाइन को करता है। OT जो टेस्ट होता है वो फ्री फ्रॉम क्लोरीन और क्लोरामाइन, और जो ऑर्थोलाइन OTA जो टेस्ट होता है वो अमाउंट ऑफ फ्री क्लोराइन रेजिडुअल, ये इसके अंदर फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को फ्री करता है। तो इसका आंसर होगा वो ए आंसर, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, एसिड रेन इज ए ग्लोबल इफेक्ट। एसिड रेन का ग्लोबल इफेक्ट क्या होता है? एसिड रेन का ग्लोबल इफेक्ट क्या होता है? अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन का मतलब है यहाँ पे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो एसिड रेन का ग्लोबली इफेक्ट क्या होता है? तो एसिड रेन इज इफेक्ट ऑफ ग्लोबल नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा एयर पोल्यूशन। एसिड की अगर वर्षा होती है, एसिड वर्षा होती है तो ऑफ कोर्स क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है, यानी एसिड रेन्स जो होती है प्राकृतिक रूप से अम्लीय वर्षा होती है, अम्ल की वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी में वायुमंडल सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। ये क्या होता है? जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करते हैं? जल के साथ में, वाटर के साथ में क्रिया करके और जो है नाइट्रिक अम्ल और गंध का तेजाब बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है, और जो अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश में करता है, अम्लीय रूप यानी अम्लीय एसिड रेन के रूप में बारिश में होता है। तो इसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन इसका जो राइट आंसर होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है कौन बताएगा? 11 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कॉज क्या है? इंक्रीज ड्राईनेस ऑफ क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन
और इंक्रीज सी लेवल ऑफ रिजल्टिंग फ्लोड्स और ऑल ऑफ द अबव। ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले मुख्य कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, इसका जो मुख्य कारण है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो CO2 है, CO2 और CFCs, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य प्रदूषक की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ द क्लाइमेट, इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ द क्लाइमेट और इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ द क्लाइमेट, ड्राइनेस ऑफ द क्लाइमेट, रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो कम हो जाएगा और सी लेवल ऑफ द रिजल्टिंग फ्रूट्स। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर होगा, सभी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में है हेक्सा क्लोरोबेंजाडाइन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, हेक्सा क्लोरोबेंजीन क्या है, इज ए टाइप ऑफ, इसका टाइप है हेक्सा, हेक्सा क्लोरोबेंजाइन इज ए टाइप ऑफ POPs, DDTs, पोल्यूजेंट्स और POPs, DDT और पोल्यूटेंट्स और हेर्बिसाइड्स, ये किसका टाइप हो सकता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन इज प्राइमली यूज्ड बाय फंगिसाइड्स, ये क्या करती है फंगस को किल करती है, फंगिसाइड्स, फंगिसाइड्स और बायोसाइड्स, फंगिसाइड्स और बायोसाइड्स के लिए इसका यूज किया जाता है, प्राइमरी इसका यूज किया जाता है वो फंगिसाइड्स और इसके लिए यूज किया जाता है, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसके अंदर जो है वो राइट आंसर क्या होगा, तो ये प्रोफाइल इसके अंदर जो राइट आंसर वो होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इसका जो राइट आंसर होगा ए की जो फुल फॉर्म होती है वो है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक परसिस्टेंस ऑर्गेनिक और पोल्यूटेंट्स, POLLUTANTS, पोल्यूटेंट्स, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है इसकी फुल फॉर्म्स होती है। तो बेंजा क्लोरोबेंजाडाइन इज टाइप ऑफ परसिस्टेंस, हाँ परसिस्टेंस पोल्यूटेंट, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है इसका राइट आंसर होगा ए, होगा इसका राइट आंसर, जो कि प्राइमली इसका यूज किया जाता है फंगिसाइड्स और बायोसाइड्स के अंदर, इसका यूज किया जाता है फंगिसाइड्स एंड बायोसाइड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है बेंजा क्लोरोबेंजाइन्स का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, एक मिनट सॉरी, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स हैं वो होते हैं कीटनाशक, मेनली इंटर इनटू फूड प्रोडक्ट ड्यू टू, तो पेस्टिसाइड्स मेनली इंटर इनटू फूड प्रोडक्ट, तो नॉन ऑब्जर्व टू प्रिस्क्राइब वेटिंग पीरियड्स, यूज सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स, और सी है रॉन्ग एडवाइस टू सप्लाई पेस्टिसाइड्स टू द फार्मर्स एंड पेस्टिसाइड डीलर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेस्टिसाइड क्या है। कीटनाशक मुख्य रूप से खाद्य उत्पादकों में प्रवेश करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है
कीटनाशक मुख्य रूप से खाद्य उत्पादकों में प्रवेश करते हैं। तो ए इसका हिंदी मीनिंग मैं बता देता हूँ। निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का पालन न करने के कारण, निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का पालन न करने के कारण, या फिर बी इसका है घटिया कीटनाशक का यूज करने के कारण, पेस्टिसाइड सब स्टैंडर्ड्स यूज करने के कारण, और कीटनाशक डीलरों द्वारा किसानों को गलत सलाह या कीटनाशक की आपूर्ति देने के कारण। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव ही इसका राइट आंसर होगा। ये सारे इसके अंदर रीजंस हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कीटनाशक क्या है। कीटनाशक एक रासायनिक या जैविक जैविक पदार्थ है। रासायनिक या जैविक पदार्थ है रासायनिक या जैविक पदार्थों का एक ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इसका पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, या मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, या बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक, जो क्या है रासायनिक और जैविक पदार्थ का ऐसा मिश्रण होता है जो कीड़े या मकोड़े से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करता है और या उसे मार देता है कीड़े मकोड़ों को। तो वो क्या कहलाते हैं? पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं या कीटनाशक कहलाते हैं। पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक कहलाते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज, जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण का तत्काल घटक क्या है? भौतिक पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला है कि भौतिक पर्यावरण क्या है। भौतिक पर्यावरण के घटक तो सभी होते हैं। भौतिक पर्यावरण के घटक हैं एयर होती है, वाटर होती है, सॉइल होती है, सन होती है, सभी भौतिक पर्यावरण का घटक है। तो इमीडिएट के अंदर पूछा जाए तो एयर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एयर इसके अंदर राइट आंसर होगा। तो भौतिक वातावरण जो पर्यावरण है उसका जो है उसके अंदर सभी आते हैं, उसके अंदर सन आता है, उसके अंदर पर्यावरण के अंदर ताप आता है, सन आता है, सूर्य ताप, ऋतु आती है, और उसका जो है परिवर्तन आते हैं, भौतिक परिवर्तन आते हैं, ऋतु कंपन आते हैं, संरचना आती है, जीव जंतु आते हैं। तो इसके अंदर वनस्पति आती है, वनस्पति भौतिक पर्यावरण के अंदर। खनिज आते हैं, मृदा आती है, मृदा मतलब सोइल्स। तो ये सन, वाटर सभी आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, इमीडिएट है, वो एयर है। एयर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर राइट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट है फर्टिलाइजर इज सोर्सेस ऑफ। फर्टिलाइजर्स का सोर्सेस क्या होता है? फर्टिलाइजर इज सोर्सेस ऑफ क्या है? फर्टिलाइजर ऑफ सोर्सेस, तो फर्टिलाइजर का मतलब है यहाँ उर्वरक। फर्टिलाइज का मतलब यहाँ पे है उर्वरक से है। फर्टिलाइजर का मतलब उर्वरकों का स्रोत क्या है? उर्वरक का क्या है? तो इसके अंदर उर्वरक का स्रोत क्या हो सकता है? डोमेस्टिक सोर्स यानी घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और इसका मतलब होगा औद्योगिक और इसका मतलब होता है वाहन। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? उर्वरक का स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर जो होता है
तो वो राइट आंसर होगा इसके अंदर बी, औद्योगिक इसका राइट आंसर सही होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उर्वरक क्या होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उर्वरक क्या होती है। उर्वरक कृषि की उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त में जो कृषि उपज बढ़ाने के लिए जो यूज में किया जाता है वो उर्वरक होता है। उर्वरक हिंदी में फर्टिलाइजर को उर्वरक बोलते हैं, जो कृषि की उपज बढ़ाने के लिए, कृषि की उपज बढ़ाने के लिए यूज में की जाती है, उपयोग किया जाता है। एक रासायनिक जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, ये क्या करता है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। और क्या करता है, पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, इससे क्या है, मिट्टी या पत्तियों पर छिड़काव करके उपयोग किया जाता है। ये जो क्या है, मिट्टी में छिड़काव किया जाता है फर्टिलाइजर का, या पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो ये है उर्वरक जो इंडस्ट्रियल सोर्सेस होती है, जो इंडस्ट्रियल सोर्सेस होती है। उसके बाद में ग्रीन बेल्ट इज रेडी फॉर, ग्रीन बेल्ट किसके लिए है, ग्रीन बेल्ट रेडी फॉर, ग्रीन बेल्ट जो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और नॉइज पोल्यूशन। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो एयर पोल्यूशन होगा। ग्रीन का मतलब है यहाँ ग्रीन जो खेती की जाती है, हरी खेती होती है, तो इसका यूज है एयर पोल्यूशन के लिए, इसका यूज किया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जंगल वगैरह अगर अच्छी खेती होगी, वहाँ पे भूमि जो है भूमि उपयोगी होगी, भूमि उपयोगी होगी, अगर वहाँ पे कृषि एरिया ज़्यादा होगा, कृषि भूमि ज़्यादा होगी, कृषि भूमि ज़्यादा होगी तो वहाँ एयर पोल्यूशन वगैरह कम होगा। जंगल अगर अच्छे होंगे, जंगल अगर घने होंगे तो वहाँ एयर पोल्यूशन कम होगा। तो ये इस चीज़ के लिए एयर पोल्यूशन का यूज किया जाता है। ग्रीन बेल्ट इज रेडी फॉर, ये ग्रीन बेल्ट है जो एयर पोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल्स, पशु का गोबर, एनिमल डंग्स एंड क्रॉप्स रेसिन्स गैसेस आर लीव्स आर डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो पशु का गोबर और फसल, घास और पत्तियां होती है जो क्या होती है, तो वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चर वेस्ट। इसके अंदर डोमेस्टिक वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं होगा, ये एग्रीकल्चर वेस्ट इसका जो राइट आंसर होगा। तो डोमेस्टिक का मैंने बताया था घरेलू होता है, एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे हो गया कृषि, कृषि का अपशिष्ट हो गया, और कॉमर्शियल का यहाँ हो गया वाणिज्य, वाणिज्य, वाणिज्यिक अपशिष्ट हो गया। और इंडस्ट्रियल का मैंने भी अभी बताया था पहले, औद्योगिक, औद्योगिक। तो इसके अंदर जो होगा राइट आंसर होगा कृषि वाला, जो राइट होगा एग्रीकल्चर जो होता है वेस्ट वो होता है इसके अंदर राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्योर डिस्पोजल ऑफ सुलेज। तो सुलेज क्या होता है, सुलेज होता है जो मल का जो जल होता है यानी वेस्ट वाटर होता है वो होता है सुलेज। सुलेज क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, सुलेज का मतलब यहाँ पे है वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर होता है वो होता है सुलेज। तो वेस्ट वाटर जो हाउस वगैरह से बाहर से निकलता है, जो घरों से निकलता है वो वेस्ट वाटर है। तो वेस्ट वाटर सुलेज इसके अंदर आता है, इंक्लूड द पोटेंशियल contaminate of soils or pollutant water sources or create favorable breeding conditions of disease vectors, breeds conditions of disease vectors। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट इसका ए का मतलब यहाँ पे है मिट्टी को प्रदूषित करने की क्षमता शामिल करे, यानी जो मिट्टी है उसको प्रदूषित करने की रहती है। पोल्यूटेड वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर का मतलब हो गया जल स्रोत को प्रदूषित करे, जल और बनाए, और रोग वाहक के अनुकूल प्रजनन परिस्थितियां, रोग वाहक के अनुकूल प्रजनन परिस्थितियां भी इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर जो है उपयुक्त सभी आंसर राइट होगा,
क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है वो वेस्ट वाटर है वो मिट्टी को प्रदूषित करता है, जल स्रोत को प्रदूषित करता है और डिजीज भी पैदा करता है। तो इसके अंदर जो है वो राइट आंसर होगा डी आंसर, इसका राइट होगा, इसका जो डी आंसर होगा वो राइट होगा। तो IQ नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट यूट्यूब क्लास देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।